this is me Ananya and you're watching Study Time with Ananya. So today in this video, I'm going to teach you History Class 12 NCERT Chapter 2 Kings, Farmers and Towns around 600 BCE to 600 CE. ये जो ये नेम है ना चैप्टर का, ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, और अगर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं तो हाउ इंस्क्रिप्शन टेल्स अ स्टोरी, इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है। लगभग हम इस चैप्टर में जब से हमने ये चैप्टर शुरू किया यही पढ़ते आ रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि थोड़े से चैप्टर्स में थोड़े से नेम्स में चेंजेस है, एक दो चैप्टर्स में, बट अंदर तक चैप्टर का कंटेंट कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं है, सेम है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. And before starting this video, I want to tell you that this is the fourth part of this video. If you have not seen my remaining parts, I will provide you the links in the description box. Okay, so let's start. The topic is coins and kings. ठीक है, कि इंस्क्रिप्शंस में कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में क्या है। मेनली ये वो टाइम है, मतलब जब हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद का। ओके, कॉइन्स एंड किंग्स। सबसे पहले इसमें पंचमार्क कॉइन्स के बारे में बताया गया है। डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री में, इसलिए मैंने पहले ही बॉक्स में लिखी है ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो सबसे पहले पंचमार्क कॉइन्स के बारे में बताया गया है, जो मेनली सिल्वर और कॉपर के बने होते हैं। राइट, किस टाइम पे बने थे? 6th सेंचुरी BCE ओनवार्ड्स में। और कुछ स्पेसिफिक, जैसे ये कॉइन्स के बारे में बता रहे हैं और किंग्स के बारे में भी तो मिक्सअप है दोनों का ही। इन्होंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक डायनेस्टीज थी जो अपना स्पेसिफिक कॉइन जो है इशू करते थे। राइट, जैसे कि इंक्लूडिंग मौर्यंस भी हो गए, और भी कई सारे लोग थे जो अपने कॉइन्स इशू करते थे, जैसे कि बैंकर्स हो गए और विलेज टाउन्स पीपल हो गए, और ये सब जो थे अपने खुद के कॉइन्स जो है इशू किया करते थे। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस। ऐसा पहला कॉइन जिस कॉइन के ऊपर इमेज भी हो और इमेज के साथ नेम भी हो। सो फर्स्ट कॉइन कौन सा था, किसने इशू किया था, किस टाइम पे इशू किया था? किसने इशू किया था? इंडो ग्रीक्स ने इशू किया था, जिसपे उनकी इमेज, उनके किंग की, और नीचे नेम। बुक खोलोगे तो इन सारे कॉइन्स की इमेज आपको बुक में मिल जाएगी। ठीक है, और इंडो ग्रीक्स का कंट्रोल कहाँ तक था? ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या टाइम था? अराउंड 2nd सेंचुरी BCE में। ठीक है, ये हो गया कॉइन्स के बारे में कि कौन कौन कॉइन्स इशू किया करता था। अगर हम गोल्ड कॉइन पे आ जाए तो फर्स्ट गोल्ड कॉइन वाज इशूड बाय कुशानास। किस टाइम पे इशू किया था कुशानास ने? आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो तो, इफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? कुशानास ने। किस टाइम पे इशू किया था? अराउंड 1st सेंचुरी CE में जो है कुशानास ने फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशू किया था। फर्स्ट ये किस चीज़ के लिए फेमस था? मतलब वेट के लिए, वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट, क्योंकि गोल्ड का था, ऑब्वियस सी बात है हल्का नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके बाद गोल्ड कॉइन किसने इशू किए? कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर्स ने इशू किए गोल्ड कॉइन्स, और पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान ने भी ये इशू किए, और इनका वाइड स्प्रेड यूज मिला है, जो क्या इंडिकेट करता है? इनॉर्मस वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि कितना ट्रांजैक्शन उस टाइम पे इन कॉइन्स के साथ हुआ होगा। राइट, अगर हम आगे चलते हैं तो हमें मिला है बिसाइड्स दिस होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स फाउंडेड। ठीक है, होर्ड्स मिले हैं रोमन कॉइन्स के आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, जो कि साउथ इंडिया में है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो रोमन एम्पायर था ना, उसमें साउथ इंडिया इंक्लूडेड नहीं था। रोमन एम्पायर साउथ इंडिया का पार्ट नहीं था, बट स्टिल क्लोज कनेक्शन ऑफ ट्रेड वहाँ हुआ करता था, तभी तो हमें ट्रांजैक्शंस मिले हैं। पार्ट नहीं था लेकिन ट्रेड तब भी होता था। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉइन्स पे। कुछ कॉइन्स, लेट मी साइड फर्स्ट ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से दिख सके। ओके, कॉइन्स, कुछ कॉइन्स जो है ट्राइबल रिपब्लिक्स ने भी इशू किए थे, जैसे कि पंजाब और हरियाणा की योद्धास ने कुछ कॉइन्स इशू किए थे। किस टाइम पे वो इशू किए थे? अराउंड 1st सेंचुरी CE में जो है योद्धास ने कॉइन्स इशू करे थे। और अगर हम आगे आते हैं तो कुछ कॉपर कॉइन्स के भी बारे में बताया गया है, जो लेटर्स के इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि जो किंग्स है वो पार्टिसिपेशन किया करते थे इकोनॉमिक चेंजेस में। ओके,
होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट। आगे आते हैं तो स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स के भी ट्रेसेस मिले हैं जो गुप्ता रूलर्स ने इशू किए होंगे, राइट। और वो किसके लिए रिमार्केबल थे? अपनी प्योरिटी के लिए रिमार्केबल थे। जो कॉइन्स गुप्ता रूलर्स ने इशू किए थे वो कॉइन्स जो थे अपनी प्योरिटी के लिए रिमार्क थे, फर्स्ट पॉइंट इज। एंड सेकेंड वही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के बारे में बताते थे, फैसिलिटेट्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हैं। मैंने गलती से ट्रेड बोल दिया बट मेनली ट्रांजैक्शन से याद रखना। नेक्स्ट आते हैं कि अब जो है ना 6th सेंचुरी ओनवर्ड से जो है गोल्ड कॉइन्स टैपर ऑफ होने लगे। उसके बाद कहाँ चले गए गोल्ड कॉइन्स? यही रीज़न फाइंड आउट करने के लिए हिस्टोरियंस को जो है ग्रुप में डिवाइड किया गया कि ये रीज़न पता लगाओ ओनवर्ड 6th सेंचुरी के बाद कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स मेनली टैपर ऑफ क्यों हो गए। सो कुछ हिस्टोरियंस रीज़न देते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स मेनली, न्यूमिस्मैटिक्स कौन होते हैं? जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं, ओके, जो हु स्टडीज द कॉइन्स, उसमें क्या स्क्रिप्ट है, क्या इमेज है, क्या टाइम है, वो सब कौन स्टडी करता है? कॉइन्स की स्टडी मेनली जो करता है उसे हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। स्पेस इंग्लिश में मैं नीचे लिख रही हूँ न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स। वन हु स्टडी कॉइन्स, ओके। सो कुछ हिस्टोरियंस ने क्या रीज़न दिया कॉइन्स के टैपर ऑफ होने का कि शायद रोमन एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो गया हो, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो था वो डिक्लाइन हो गया। क्योंकि जब एम्पायर ही नहीं रहेगा तो आप किसके साथ ट्रेड करोगे? द पॉइंट इज कि जब एम्पायर ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेड किसके साथ करोगे? तो एक रीज़न ये हो सकता है। और कुछ सजेस्ट करते हैं कि न्यू टाउन्स जो है इमर्ज होने लगे, न्यू नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्ट होने लगा, तो जो है कॉइन्स कोलैप्स हो गए, ठीक है। थर्ड रीज़न इज सम पॉइंट आउट दैट फाइंड्स ऑफ कॉइन्स, उस टाइम पे जो कॉइन्स मिले हैं, कॉइन्स ऑफ फाइंड्स मिले हैं, वो टाइम ही फ्यूअर था, मतलब वो टाइम ही छोटा सा था, या मतलब या वो कॉइन्स ही थोड़े से, दैट्स इट। इस टॉपिक में यही है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी प्रॉपरली। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन डिटेल नोट्स, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड यू द हैंड रिटन नोट्स इन वेरी clear and beautiful writing. Okay, so before moving to next topic, I have to erase this all, right? So next topic पे आते हैं, which is back to basics, how are inscriptions differ। जब हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था तो फर्स्ट टॉपिक यही था ब्राह्मी एंड खरोष्ठी को किसने डेसिफर किया था, वो कैसे डेसिफर हुई थी। सो जेम्स प्रिंसेप ने, जो ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने डेसिफर किया था हाउ खरोष्ठी एंड ब्राह्मी डेसिफर्ड। सो ब्राह्मी मेनली क्या है? ब्राह्मी जो है ना वो मतलब ब्राह्मण्स की लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं कि डेसिफरिंग ब्राह्मी जेम्स प्रिंसेप ने डिस्फर किया था। उसके बाद इस टॉपिक में ये भी बताया जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड, सॉरी फंबल हो रहे हैं मेरे लैंग्वेज में डिस्फर्ड बोलने में। सो जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड अशोकन इंस्क्रिप्शन इन 1838। आफ्टर दैट कुछ मतलब इंस्क्रिप्शन थी, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है। आप देखोगे ना तो कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं हमारी बुक में कि किस तरीके से वो अल्फ़ाबेट्स थे। 2 टेबल बने हुए हैं, एक हिंदी में है क ख ग, और जो वो लैंग्वेज थी उसमें भी है, ठीक है। देखोगे तो पता चलेगा, समझ में आएगा अच्छे से। तो एक बार बुक खोल के प्लीज़ ज़रूर देख लेना, ओके। यूरोपियन स्कॉलर्स एंड पंडित स्टडीज़ बैकवर्ड गए, उन्होंने समझा कि मतलब ये लिखा क्या है, किससे समझा? देवनागरी जो लिपि है हमारी, मेनली जो लिपि है मतलब ब्राह्मी की जो लिपि है उसकी वजह से समझा। तो पता चला कि जिसे वो संस्कृत समझ रहे थे वो है प्राकृत, प्राकृत है वो, ठीक है, लेकिन वो उसे संस्कृत समझ रहे थे। बट आफ्टर स्टडीड, जब सबने उसको अच्छे से समझा पढ़ा तो चला कि वो प्राकृत है, संस्कृत नहीं है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आता है हाउ खरोष्ठी वाज रीड। अब खरोष्ठी कहाँ मिली थी? कि मेनली नॉर्थ वेस्ट साइड की है, मतलब अफगानिस्तान साइड हम कह सकते हैं। सो खरोष्ठी उस
उस जगह की लैंग्वेज अफगानिस्तान साइड की मिली कहाँ थी, इंडो ग्रीक कॉइन्स पे मिली थी। ये जो भी नेम्स थे ये सब जो था ना वो ग्रीक और करोस्ट्री में लिखा हुआ था। अब करोस्ट्री को डेसिफर किया गया, तो जब उसे डेसिफर किया गया तो इन दोनों में सिंबल्स मिले जो काफ़ी सिमिलर थे, जैसे कि ए, और इनको अलग निकाला गया तो जैसे कि कुछ वर्ड्स मिले, जैसे कि ये है अपोलोडोटस, ऐसे कुछ वर्ड्स मिले हैं, तो ये हमें बताया गया। सो इस टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, जो सबूत मिले हैं हमें इंस्क्रिप्शंस से। अब इस चैप्टर में हमने अशोका के बारे में पढ़ा है, राइट। जो इसके इंस्क्रिप्शंस है वो पिलर्स पे है, वॉल्स पे है मेनली, लेकिन उन पे ना कहीं भी अशोका का स्पेसिफिक अशोका नेम जो है वो नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उन्हें कई सारे नामों से जाना गया, जैसे कि देवम्पिया हो गया, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स हो गया, पियादासी हो गया, मतलब प्लीजेंट टू बी होल। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ मेरे रिमेनिंग पार्ट्स देख लेना। वो उन सब के पार्ट 3 वीडियोज़ हैं वो पुरानी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये सब जो है उनके नेम थे। अब ना ऐसा कंट्रोवर्जन मिला है कि जो अशोका का कलिंगा का बैटल था, उन्होंने कलिंगा कॉन्क्वेयर कर लिया था एट लास्ट, जब वहाँ जहाँ के कलिंगा में बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी, इतने सारे लोग मर गए थे। जब वो अशोका उस फाइट सीन पे गए थे जहाँ पे वो फाइट हुई थी, वहाँ पे उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग मर गए हैं, तो उन्हें अंदर से ऐसा गिल्टी फील हो रहा था कि उन्होंने क्यों ये फाइट करी जब इतने सारे लोग मर गए। बट एट लास्ट उन्होंने कलिंगा कॉन्क्वेयर कर लिया था। बट कलिंगा में जो है वो अशोका के इंस्क्रिप्शन का कोई भी एविडेंस जो है नहीं मिला है। तो ऐसा हो सकता है जो आप बुक में लिखा है, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं क्या पता कलिंगा के लोगों ने उन्हें बोला हो कि अगर आपको इतनी गिल्टी फील हो रही है तो आप कलिंगा छोड़ के चले जाओ, या हो सकता है अशोका ने कलिंगा को खुद ही छोड़ दिया। ठीक है, अब जो है इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर कैसे करते होंगे हमारे जो भी हिस्टोरियंस हैं या स्कॉलर्स हैं, तो वो इंस्क्रिप्शंस की कंटेंट को समझते होंगे कि क्या कंटेंट क्या है, स्टाइल क्या है, लैंग्वेज क्या है, पैलेलियोग्राफी क्या है। तो ये सब मिला के कि कौन सी इंस्क्रिप्शंस में सिमिलर है, जो सिमिलर होता था वो लगता था कि हाँ ये किसी एक ही किंग की लिखवाई हुई है, या ये इंस्क्रिप्शन इस इंस्क्रिप्शन से डिफरेंट है, तो मेनली हो सकता है कि ये किसी और किंग ने लिखवाई हो। सो ये सब जो है डेसिफर किया जाता था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। So before moving to next topic, I have to erase this. So the next topic is the limitations of inscriptional evidence. Limitations क्या थी, limits क्या थी inscriptional evidence की? मतलब हम inscription से हर चीज़ पता नहीं लगा सकते कि उस टाइम पे कैसी लाइफ थी कॉमन पीपल की, क्या रूटीन था, क्या डेली वेजेस थे, मतलब अगर ट्रेड होता था हमें जगह पता है, लेकिन हमें पता है कि वो कितने पैसों में हो जाता है, हमें तो सिर्फ नॉर्मल ट्रांजैक्शंस मिली है ना, वी डोंट फाइंड द एग्जैक्ट। सो यही है लिमिटेशंस। अगर आपके क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द बुक। सो लेट्स रीड। लिमिटेशंस, टेक्निकल लिमिटेशंस कैसी हो सकती है, जैसे कि लेटर्स आर फेंटली इंग्रेव्ड। सपोज ये एक स्क्रिप्ट है, लेटर 1, दिस इज 2, 3, ये बीच का मिसिंग है, आगे का है, पीछे का। अब जो एग्जैक्ट वर्ड है, जब बीच का कुछ वर्ड ही मिसिंग हो जाएगा तो क्या आप पहचान लोगे? सपोज मैं अपना नेम लिख रही हूँ, बीच का लेटर मिसिंग है, अनन्या का ANAN/A। अगर मैं A हटा देती हूँ तो यू कांट रीड द एग्जैक्ट वर्ड। अगर आपको नहीं पता है, लैंग्वेज चेंज है, कोई पुरानी स्क्रिप्ट है, सो यू कांट रीड दैट, राइट। सो यही है कि लेटर्स जो है वो फेंट हो जाते होंगे, रफ हो जाते होंगे, इंस्क्रिप्शंस टूट जाती होंगी, जैसे कि लेटर्स मिस हो जाते होंगे। नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगर ये वर्ड लिखा है, जब हमें लैंग्वेज ढंग से आती ही नहीं है तो हम एग्जैक्ट मीनिंग भी पता लगाने में एक बार को डाउट कर सकते हैं कि ये मीनिंग सही है भी या नहीं। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस डिस्कवर्ड तो की गई थी, थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड की गई हैं, बट स्टिल देयर आर सम इंस्क्रिप्शंस जो आज भी डिसिफर्ड नहीं हो पाई है, राइट। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस की स्क्रिप्ट्स हैं, साइट्स हैं, आज भी डिसिफर्ड नहीं है। तो ऐसे कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो आज भी डिसिफर्ड नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आर सब्जेक्टिव। मतलब
इंस्क्रिप्शन सब्जेक्टिव थी। जो कमीशन करता था, मतलब जो इंस्क्रिप्शन लिखता था, वो एक सिंगल पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है ना। वो या तो घर घर जाएगा और पूछेगा कि भाई मैं इंस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। इतना तो कोई किसी के पास टाइम है नहीं कि वो इस तरीके से लिखेगा। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मतलब जो इंस्क्रिप्शन में जिसने लिखी है, जिससे कमीशन कराई गई है इंस्क्रिप्शंस, उस सिंगल पर्सन का ही तो पॉइंट ऑफ व्यू वो अपने इंस्क्रिप्शन में डालेगा, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं लिखेगा। सो यही बात है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। डजंट गिव द कंप्लीट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशंस ऑफ दैट टाइम। मतलब पॉलिटिकली वहाँ पे कैसी सिचुएशन थी हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, एग्जैक्ट आइडिया व्यू नहीं पता कर सकते, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिकली कि अगर वहाँ पे किसी चीज़ का ट्रेड हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अगर सपोज एक पेंसिल वहाँ पे बिक रही है तो उसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है, हमें हम पता है कि हाँ ट्रेड होता था, इस जगह से इस जगह होता था, लेकिन हमें इकोनॉमिकल एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ये हो गई एक लिमिटेशन। डजंट प्रोवाइड द एग्जैक्ट व्यू ऑफ दैट टाइम, जैसे कि मैंने बताया रूटीन नहीं पता था वहाँ का। एग्रीकल्चर पता है कैसे होती है, टेक्नोलॉजीज पता है, पढ़ी है हमने इस चैप्टर में, बट कैसे एकदम एग्जैक्ट, वही बात, एग्जैक्ट हम नहीं पता लगा सकते। लिव्स ऑफ कॉमन पीपल, जो किसी किंग ने लिखवाया, जो इस किंग को जो सही लगा, जो किंग को लगा कि हाँ उसे वो लिखवाना चाहिए, वही लिखवाया। किसी इंस्क्रिप्शन में आपने किसी कॉमन पीपल के बारे में पढ़ा है कि या किसी कॉमन पीपल ने अपने लिव्स के बारे में कुछ प्रोवाइड किया हो? नो। सो ये सब जो लिमिटेशंस हैं वो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस से हमें पता चलती हैं। So this is it for this chapter. We have completed our chapter 2, how inscriptions tell a story. This is it, and I hope you like my videos. So if you like it, please give a big thumbs up on it, do comments on my videos, and subscribe Study Time with Ananya. And don't forget to press the bell icon so you will get notified when I will have come online. And also share Study Time with Ananya to more people. That's it. Bye bye.